हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुनीर के नए सेना प्रमुख बनते ही पाकिस्तानी सेना में मचा बवाल। लेफ्टिनेंट जनरल हामिद भी अब लेंगे रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के रिटायरमेंट के बाद अब फैज हामिद ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया। बताएंगे आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख के बनने के बाद दोस्तों, और साथ ही साथ बड़ी खबर बताएंगे जहां पाकिस्तान की नई चाल। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट में तुर्की को भी शामिल करने का न्योता। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां फीफा वर्ल्ड कप में टला बड़ा हादसा, बताएंगे कैसे। और साथ ही साथ राजस्थान में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले लगा तगड़ा झटका, कैसे। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है, और आपको भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की नई चाल। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट में तुर्की को शामिल होने का न्योता। जी हाँ दोस्तों, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को लेकर अब पाकिस्तान ने नई चाल चल दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब इस परियोजना में शामिल होने के लिए तुर्की को शामिल होने का न्योता दे दिया है। दोस्तों शरीफ ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि भारत पीओके में इस परियोजना के क्रियान्वयन का लगातार विरोध कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ अंकारा यात्रा के दौरान एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने शरीफ के हवाले से कहा कि मैं सुझाव दूंगा कि चीन और पाकिस्तान के बीच तुर्की सहयोग करे। ये एक अद्भुत साझा सहयोग होगा, इसके जरिए हम मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पीएम शरीफ ने कहा है कि अगर तुर्की सीपीईसी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे चीनी नेतृत्व के साथ इस मामले पर चर्चा करने में खुशी होगी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का तुर्की से यह प्रस्ताव पाकिस्तान और चीन द्वारा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दों पर भारत के विरोध के बावजूद सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने हमेशा से सीपीसी प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूवल नहीं दिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान चाइना अलग ही गेम खेल रहे हैं दोस्तों। और अब ऐसे में तुर्की को इसमें शामिल करना भारत के लिए अब एक प्रतिबद्धता बनती जा रही है कि वो चीन पाकिस्तान और तुर्की को जवाब दे। जी हाँ दोस्तों, अगर तुर्की इसमें हस्तक्षेप करता है तो भारत को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ने कभी भी अप्रूवल नहीं दिया है सीपीसी परियोजना का, और चूंकि ये पीओके से होता हुआ गुजरेगा दोस्तों, और ऐसे में भारत का पीओके हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है दोस्तों। और ऐसे में भारत का क्या एक्शन होता है दोस्तों, भारत क्या इस पर अपनी राय रखता है और एक्शन लेता है, वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं दोस्तों, भारत को क्या जवाब देना चाहिए, ऐसे में अपनी राय अवश्य सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर मुनीर के नए सेना प्रमुख बनते ही पाकिस्तानी सेना में मचा बवाल। अब लेफ्टिनेंट जनरल हामिद भी लेंगे रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को सेना का नया प्रमुख बनाया है। सरकार के इस कदम से अब सेना के अंदर की नया बवाल शुरू होता नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल हामिद ISI के 24वें डायरेक्टर जनरल रह चुके। 2019 में उन्होंने जनरल मुनीर की जगह यह जिम्मेदारी संभाली थी। वो 2021 तक इस पद पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल हामिद फिलहाल बहावलपुर कोर के कमांडर हैं और 30 अप्रैल 2023 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो वहीं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर थे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहाँ फीफा वर्ल्ड कप में टला सबसे बड़ा हादसा। स्टेडियम के पास लगी भयंकर वाली आग। जी हाँ, कतर में आयोजित हो रहा फीफा वर्ल्ड कप शुरुआत से ही विवादों में है। अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए कतर पहुंचे फैंस के लिए मुश्किलें शनिवार को और बढ़ गई। मेजबानी करने वाले शहरों में शामिल लुसेल के कैताफे आइलैंड के पास बने फैन विलेज में आग लग गई। अंग्रेजी वेबसाइट द सन के मुताबिक ये आग काफी बढ़ गई थी, लेकिन बाद में दमकल विभाग ने वहां पहुंचकर उसे काबू करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये आग किसी आधी अधूरी बिल्डिंग
मीटिंग में लगी। आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दे कतर से, जहां पर कतर और तालिबानी आतंकियों की दोस्ती पर बहुत बड़ा खुलासा। कब के लिए कैसे हक्कानी नेटवर्क ने की मदद, आपको बता दें ब्रिटिश मीडिया ने कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। अखबार द टेलीग्राफ की तरफ से आई एक खास रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर के जिन स्टेडियमों में वर्ल्ड कप के मैच आयोजित हो रहे हैं उनमें निर्माण में तालिबान की मदद ली गई है। तालिबान ने इन स्टेडियमों के एवज में लाखों डॉलर भी कमाए हैं। अखबार के मुताबिक शांति वार्ता से जुड़े कई सीनियर तालिबान नेताओं को टूर्नामेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मशीनरी मुहैया कराने के बदले में भारी भरकम रकम अदा की गई है। अखबार ने दोहा में स्थित तालिबान के ऑफिस के हवाले से यह जानकारी दी है। तालिबान के नेतृत्व का एक बड़ा धड़ा दोहा में रहा, जो कि कतर की राजधानी है। साल 2013 से ये नेता यहाँ पर रह रहे थे। ये वो नेता था जिन पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शांति वार्ता को चलाने और इसे अंजाम तक ले जाने का जिम्मा था। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से टेलीग्राफ ने लिखा है कि तालिबान के कुछ सदस्यों के पास भारी मशीनरी के 6 से 10 पीसेज थे और हर मशीनरी के लिए उन्हें 10,000 पाउंड से ज्यादा तक वसूले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर हम ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। 26/11 हमले की याद में गमगीन इजराइल दूत ने भेजा संदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि इजराइल 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इजराइल कभी नहीं भूलेगा और ना ही कभी माफ करेगा। आज हम भारत और दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक हैं। मुंबई के केंद्र में भयानक आतंकवादी हमलों के 14 साल को याद कर रहे हैं। इजराइल आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। ये केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ इजरायली भी मारे गए थे, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि हम दोनों उस हमले के पीड़ित थे और वर्षों से चल रहे आतंक के शिकार हुए हैं। ऐसे में 26/11 के हमलों में दोस्तों मारे गए उन, या यूं कह लें शहीद हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर फिर प्रधानमंत्री बनने की ओर शेर बहादुर देउबा सत्तारूढ़ गठबंधन ने अब जीती 77 सीटें। बता दें नेपाल के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगातार बहुमत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने बढ़त बनाए रखे। जानकारी के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में 148 में से अब तक 77 सीटों पर जीत हासिल की है। संसद के 275 सदस्यीय निचले सदन की 165 सीटों पर प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव हुए। शेष 110 सीटों को आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिए भरा जाएगा। बहुमत के लिए किसी दल या गठबंधन को 138 सीट जीतना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अभी तक के चुनाव परिणामों के मुताबिक संसदीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पार्टी को अब तक 48 सीटें मिली है, तो वहीं सहयोगी दल सीपीएन माओवादी सेंटर और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 16 और 10 सीटें जीती हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी और राष्ट्रीय जनमोर्चा को क्रमशः 2 और 1 सीट मिली है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले लगा तगड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुआ ये बड़ा नेता। जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयदीप डूडी और भाजपा के पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी प्रवक्ता ने यहां बताया है कि दोनों नेता सरदार शहर चुरू में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। डूडी पूर्व संसदीय सचिव है, जबकि रिणवा वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री थे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट से वंचित किए जाने के बाद रिणवा बागी हो गए और पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिए गए। उन्होंने चूरू की रतनगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा। वो वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।